इंग्लिश ऐसे। इंग्लिश ऐसे में बच्चे हमने आपको कुछ बेसिक बातें बताई। बेसिक बातों में नंबर 1 पे हमने आपको कहा था कि क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग स्किल के हमने कुछ मॉड्स आपको बताए थे, कुछ मॉडल बताए थे कि ये मेथड यूज करते हुए आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। फिर हमने बताया था कि वाई स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन ऐसे। ऐसे में स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं, वो रीजन क्या है? क्योंकि हमने अपने लूप होल्स पे काबू करना है, कंट्रोल करना है। फिर हमने बताया था आपको ग्राफिक एलेबोरेशन ऑफ इंग्लिश ऐसे, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि सपोज हम एक फार्म हाउस को इंग्लिश ऐसे कहते हैं, तो उसकी विंडो पे आप जब अपनी आंख रखते हैं तो अंदर की सारी चीजें आपको नजर आ जाती हैं। तो विंडो को हमने जो है कहा था दिस इज जस्ट लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे। आपका एग्जामिनर आपके इस ऐसे की विंडो को देख के वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट रेस्ट ऑफ योर ऐसे। फिर हमने उसी फार्म हाउस से एग्जाम्पलीफाई किया था कि जी आप डोर ओपन करके फार्म हाउस के अंदर जाते हैं और एक एक चीज को डिटेल में देखते हैं। अब वो ये जो डिटेल आप देख रहे हैं दैट इज बॉडी ऑफ ऐसे। सपोज इंट्रोडक्शन में आपने बात की, आपने कहा कि जी ये जो करप्शन है इसकी वन ऑफ द रीजंस ऑफ द करप्शन इज बैड गवर्नेंस। एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट अ डिटेल्ड पैराग्राफ ऑन द बैड गवर्नेंस दैट causes corruption in body of your essay. Is it clear? उसके बाद हमने कहा था कि उस पूरी जितनी डिस्कशन आपने की है, क्या उस फार्म हाउस को जो आपने विजिट किया अपने फ्रेंड को जाके कंक्लूजन बताते हैं, एक क्रक्स बताते हैं कि ये अच्छा है बुरा है और अच्छा बुरा किस वजह से, तो दैट वुड बी कंक्लूजन ऑफ योर एसे। तो ये हमने ग्राफिक एक एलैबोरेशन भी आपसे शेयर की। उसके बाद हमने बताया था कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश एसे। कंपोनेंट्स में हमने कहा जी बच्चों, कुछ इंटरनेट इशू की वजह से शायद देयर वाज अ प्रॉब्लम इन connection, but I hope so it is restored. जी फेसबुक वाले जो हैं आपको भी नजर आ रहा है, क्लियर है? इनफैक्ट ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया था, दरमियान में एक पॉज आ गया था। तो हम बात कर रहे थे जी, हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ एसे, कंक्लूजन। फिर हमने कहा कि जी व्हाट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या चीज है। इसके फर्दर पार्ट्स हमने बताया आपको, जिसमें नंबर 1 पे था हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट, नंबर 2 पे हमने कहा था
सेंसिटाइजेशन ऑफ आइडियाज, एंड नंबर 3 पे हमने कहा ब्रीफ एलैबोरेशन, बल्कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडियाज mentioned in the outline। ठीक हो गया? तो आज बच्चे हम जो इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ जाएंगे, दैट इज बेसिकली दिस वन, थीसिस स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा एलैबोरेट किया था। आज हम ये तीनों चीजें पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। इज इट क्लियर? इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है। So that would be the exercise I would like to have your intention। इंट्रोडक्शन में कितने लाइंस होनी चाहिए? फजल करीम थोड़ा सा होल्ड करें, एवरीथिंग वुड बी एलैबोरेटेड, क्योंकि इतनी लाइंस होनी चाहिए। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि कितना इंट्रोडक्शन की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। हमारा बेटे जो पढ़ाने का तरीकाकार है यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया जी? अब बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है, मैं आपको एक द सिंपलेस्ट वन आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा। बल्कि लिखते हैं हम यहां पे एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन। अब बात यह है कि हमारे पास कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसा कि करप्शन, जैसा कि एजुकेशन, जैसा कि हमारे पास है जी डेमोक्रेसी, इसी तरीके से पॉवर्टी, इसी तरीके से हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी तरीके से गुड गवर्नेंस, विमेन राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, वगैरह वगैरह। अच्छा बच्चे, ये वो टॉपिक्स हैं, यूं समझ लें कि ये आपके एसए के मोस्टली, चूंकि करंट अफेयर्स टाइप टॉपिक जो है आप अटेम्प्ट करते हैं, ये यूं समझ लें कि आपके एसए के अल्फाबेट्स हैं। अब इन्हीं टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ना है, एक एक टॉपिक को, उससे फिर फर्दर स्टेटमेंट्स बनेंगे। अगर हम करप्शन को देखें, हमें सबसे पहले देखना होगा कि व्हाट इज करप्शन, इसकी टाइप्स कौन कौन सी। मॉरल करप्शन है, आपकी मॉनेटरी टर्म्स में करप्शन है, आपकी जनाब पॉलिटिकल करप्शन है, इंटेलेक्चुअल करप्शन है, मेनी टाइप्स ऑफ द करप्शन। ठीक है जी। अब उसके बाद दुनिया में इसका क्या स्टेटस चल रहा है, सिनेरियो क्या चल रहा है। फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम देखते हैं कि वहां पे क्या स्टेटस चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या कंडीशन चल रही है। अगर करप्शन ज्यादा है तो हम देखते हैं जी इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं, रीजंस कौन कौन सी हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, उन सारों की डिटेल हम देखते हैं। उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, और उसके बाद हम फिर वर्ल्ड वाइड देखेंगे कि दुनिया में वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको काबू किया, तो कैसे काबू किया, कौन सी पॉलिसियां जो हैं वो उन्होंने अपनाई हैं। ठीक है, ये तो हो गया जी एक जनरल एलैबोरेशन ऑफ दिस टॉपिक। आपके थीसिस के ऐसे में वो इस तरह से नहीं पूछेगा। आपके ऐसे में टॉपिक इस तरह से आ सकता है कि करप्शन इज अ मेजर हर्डल इन द वे ऑफ गुड गवर्नेंस। उसने करप्शन को गुड गवर्नेंस के साथ लिंक कर दिया। Now you are not supposed to write every type of the corruption, every cause of the corruption, every impact of the corruption. You are supposed to write
only those things, those ideas that are linked with good governance, those aspects of the corruption that are linked with the good governance. ठीक है जी. Before moving to the exercise जो कि अभी हम करेंगे यहाँ पे, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको एलैबोरेट करना चाहूंगा कि याद रखें यार, ऐसे में ये 4 चीजें अपने पल्ले बांध लें. सबसे पहली बात ये है कि यू मस्ट बी वेल फोकस्ड. जो भी मैंने बात की है ना कि आपको ऐसे के करप्शन के ऐसे की टाइप्स का भी पता है, आपको उसकी जनाब इम्पैक्ट्स का भी पता है, आपको उसके वर्ल्ड वाइड सिनेरियो का भी पता है, आपको जनाब सारी चीजें पता है. हमारा स्टूडेंट फेल इसलिए होता है कि जो नॉलेज उसके पास होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं वहां पे किसी ना किसी तरीके से उसको पेपर के ऊपर पुट अप करके आ जाऊं, जो कि गलत. तो याद रखो जी, सबसे पहला पॉइंट है यू मस्ट बी वेल फोकस्ड. अब वेल फोकस्ड में क्या है कि बी श्योर टू आंसर द क्वेश्चन कंप्लीटली. मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आपने आंसर करने. अवॉइड पैडिंग. अब पैडिंग का क्या मतलब है? आप पैडिंग करके गाड़ी को ऊंचा कर लेते हैं, हालांकि वो ऊंची नहीं होती, वक्ती तौर पे होता है. पैडिंग का मतलब है कि इंफॉर्मेशन आपके पास कम है, आप उसी को घुमा फिरा के बार बार रिपीटिशन करके अपने ऐसे का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो. दैट इज फैटल फॉर योर ऐसे. उसके बाद अगला काम जो हम करते हैं दैट इज रैमलिंग एंड रैंटिंग. रैमलिंग क्या है? हम कंफ्यूज करते हैं चीजों को. ठीक है जी. रेंटिंग क्या है? मतलब इन अ शाउटिंग वे. ठीक है जी. आपका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज यू आर राइटिंग इन अ शाउटिंग वे. यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर ट्रू. दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस. याद रखें, जैसे यहां लिखा हुआ है कि लॉट ऑफ रैम्बलिंग एंड रैंटिंग इज अ श्योर साइन दैट राइटर डजंट रियली नो व्हाट इज द राइट आंसर इज and hopes that somehow something in the overgrown jungle of words was correct answer. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि आप जनाब इतने आइडियाज वहां पे जंबल्ड फॉर्म में इकट्ठे करके लिखाते हैं कि एग्जामिनर खुद ढूंढता रहे कि जी इसमें से सही आंसर या सही पॉइंट रेलेवेंट वन कौन सा. सो प्लीज बी फोकस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट जो है, यू हैव टू बी वेल फोकस्ड ऑन द टॉपिक that is presented to you on for writing. उसके बाद हमारे पास है जी वेल ऑर्गेनाइज्ड. मैंने जैसे पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास कुछ आइडियाज होते हैं कि हम अपने माइंड में रैंडम आइडियाज रखते हैं. रैंडम आइडियाज कैसे हैं कि मेरे पास अगर करप्शन का लफ्ज है तो आंखें बंद करूं तो बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं. अगर पेपर पे लिखना शुरू कर दूं तो उनकी कोई तरतीब नहीं बनेगी. मुझे उनकी तरतीब देनी है, उनको ऑर्गेनाइज करना है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मेट्रो है ये स्टोर वहां पे जाते हैं या किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं. आपने खरीदना है सोप. वहां पे एक बहुत बड़ा सा टोकरा पड़ा हुआ है. उस टोकरे के अंदर जनाब शैम्पू भी पड़े हैं, सोप भी पड़े हैं, टूथपेस्ट भी पड़े हैं, टूथब्रश भी हैं, गारमेंट्स भी पड़ी हैं. आपके वहां पे बाकी हाउस होल्ड की बहुत सारी चीजें हैं जो कि जम्बल्ड फॉर्म में पड़ी. आप कहते हैं जी मैंने सोप खरीदना, वो कहते हैं जी इसमें से उठा लें, ढूंढ लें. अब आपने उसमें से किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, ये आप उसको क्या करेंगे, मजीद मिक्सअप करना शुरू कर दें. इन द सेम वे हमारे आइडियाज का भी यही हाल होता. अब आपने जब सोप परचेज करना है तो आप वहां से परेशान हो जाएंगे, यार मैं यहां से नहीं लेता. आप दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, आपको जनाब वहां पे गाइड किया जाता है, सर ये पूरा रैक जो है ये सोप का है, आप इसमें से सेलेक्ट करें. ये पूरा रैक जो है ये शैम्पू का है, इसमें से सिलेक्ट कर. इन द सेम वे ऐसे में आइडियाज जो हैं उनको भी अरेंज किया जाए. सपोज अगर आप काजेज लिख रहे हैं तो काजेज एक ही रैक में लिखे जाए. मतलब आपके पैराग्राफ जहां पे काजेज स्टार्ट हो रही हैं तो एग्जामिनर को पता होना चाहिए काज ही चल रही है. सिंगल पैराग्राफ में वन काज आप एलैबोरेट करें, उसको आप रीजनिंग दें, आप उसमें कंट्रास्टिंग करें, आप कंपेरिजन करें, एग्जाम्पल्स कोट करें, डेटा दें और अपनी बात को साबित करें. लेकिन ये ना करें कि काज स्टार्ट किया है तो उसके साथ उसी पैराग्राफ में इंपैक्ट भी डाल दिया, जैसे सोप के साथ शैम्पू, और उसी पैराग्राफ में आपने क्या किया, साथ में गारमेंट्स भी डाल दी. मतलब आपने उसमें
जो है उसका सोल्यूशन भी बता दिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया, 3-4 लोगों का और भी बता दिया, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये आपका मतलब रैम्बलिंग और रेंटिंग स्टाइल है, पेडिंग कर रहे होते हैं आप। तो इन द सेम वे एग्जामिनर हैज टू फाइंड आउट इन द ओवरग्रोन जंगल ऑफ द वर्ड्स दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो ऑर्गेनाइज करना क्या है, सबसे पहले फोकस करें। फोकस का मतलब ये वही है जो मैंने कहा था, आपने ब्रांचिंग ऑफ आइडिया करना है या ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्म के बाद अपने आइडियाज को आपने तरतीब देनी है, अरेंज करना है उनको लॉजिकल सीक्वेंस में। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं। डोंट मूव रैंडमली। अगली बात जी, वेल सपोर्टेड। अब जो बात कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट जस्ट असर्ट समथिंग इज ट्रू। मैंने पिछले लेक्चर में भी मिसाल दी कि जनाब दो वकील हैं ए एंड बी, केस ये है असलम चोर है, जज के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ए बार बार कह रहा है जी असलम चोर है, लैंग्वेज चेंज करके भी कह रहा है असलम चोर है, इडियम लगा के भी कह रहा है असलम चोर है, असर्ट कर रहा है, और फ्रेंच लैंग्वेज की कोटेशन यूज करके भी कह रहा है चोर है। बी कह रहा है ये चोर नहीं है। बी कह रहा है जी चोर इसलिए नहीं है, ये रीजनिंग दे रहा है सर। वो कह रहा है कि जब चोरी हुई वहां पे मौजूद नहीं था, इसकी डेटा लोकेशन बताती है ये किसी और जगह पे था, इसका फैमिली हिस्ट्री बताती है इसने कभी चोरी नहीं की, इसकी मतलब अपनी हिस्ट्री बताती है इसका कोई FIR नहीं है, लिहाजा ये चोर नहीं है। ऑफ कोर्स जज इसकी बात माने, ये असर्ट कर रहा है, ये कह रहा है जी he is trying to basically assert that something is true. He is basically proving it with facts. So in the same way, well supported argument होनी चाहिए आपकी। Is it clear? अगली बात जी, well packaged। अब बात ये है कि हमने अपने माइंड में आइडियाज भी लेके आ गए, या पेपर के ऊपर उनको जो है हमने लिख भी लिया, तरतीब भी लगा ली, उसके बाद हमने रफ आउटलाइन के ऊपर एक ये भी बना लिया कि जी हमने अपने आइडियाज को किस तरह से सपोर्ट करना। अब बात आती है जी लिखने की। लिखना कैसे है, जिसकी तरफ आज हम जा रहे हैं, राइटिंग किस तरह से करनी। तो राइटिंग के लिए याद रखो कि आपको अंग्रेजी जुबान लिखनी आनी चाहिए। किस तरह से आनी चाहिए जी? People who do not use conventions of language are thought of by the readers as less competent and less educated. तो वेल पैकेज्ड कैसे होगा जी? अब ये कन्वेंशंस क्या है? ये कन्वेंशंस हैं बेटे, आपकी स्पेलिंग, आपकी पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, ग्रामर यूजेज एंड पैराग्राफिंग। दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर राइटिंग। जब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लिखेंगे, then you would be able to you may say pass this, not only pass this paper, you would be able to get the good score in this particular. Is it clear? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे, ये जो फेसबुक पे सुन रहे हैं वो भी अपना चैट बॉक्स में इसमें मैसेज कर सकते हैं, इसमें नीचे चैट में, और यहाँ पे भी आप मुझे चैट में मैसेज कर सकते हैं जी कोई चीज क्लियर नहीं है। अगर क्लियर है तो जनाब दैट्स फाइन। ओके जी, क्लियर है। दिलीप कुमार, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट मस्ट बी इन द सेम। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट यार दो चीजें होती हैं, वो आगे बॉडी ऑफ ऐसे में बताऊंगा कि हर जो पैराग्राफ है उसकी एक जो है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, दैट वुड बी योर स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद उसको जब आप साबित करते हैं तो दैट इज योर आर्गुमेंट। अब मैं कहता हूँ असलम चोर है, दैट इज द स्टेटमेंट। अब मैं जो फैक्ट के साथ प्रूव कर रहा हूं दैट इज आर्गुमेंट, दैट वुड बी डेफिनेटली इन द सेम सेंटेंस। ठीक है जी, कितनी लाइंस का होना चाहिए यार, ये अभी क्लास के एंड पे बात करेंगे कि जी कितनी लाइंस का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। लाइंस डू नॉट बेसिकली डिफाइन द इंट्रोडक्शन, योर क्वालिटी ऑफ राइटिंग डिफाइंस। आपका एक पेज का भी पैराग्राफ जो है इंट्रोडक्शन का हो सकता है, एक पेज से 2-3 लाइनें आगे तक का पैराग्राफ हो सकता है इंट्रोडक्शन का। ठीक है जी, और टोटल आपने मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट 2500 वर्ड है, उसके बाद आपने बाकी चीजें लिखनी। फजल करीम, क्लियर? अब आते हैं जी हम राइटिंग की तरफ। लेकिन राइटिंग से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा। इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन में
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि दोनों पेपर आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इस वजह से इसका भी एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ रखा। वो पार्ट ये है कि यार आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर से आपने कॉलम या एडिटोरियल उनमें से डिफिकल्ट वर्ड्स अपनी नोटबुक्स में इस तरतीब से निकालने हैं जैसे आपके सामने लिखे हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास वर्ड है गैस्प, दिस इज अ वर्ब। इंग्लिश एडवांस लर्नर्स की आप डिक्शनरी ले लें, ऑक्सफोर्ड, एडवांस लर्नर्स, इस डिक्शनरी में आपके मीनिंग भी दिए होते हैं और साथ सेंटेंस भी दिए होते हैं। ये आपने जनाब अंदर इसके लिख लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। बस ये एक 5 मिनट का ये एक दरम्यान में पैच है, इसके बाद हम जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे लाइव यहाँ पे। सो इसको समझना बहुत आसान जरूरी है उसकी तरफ मूव करने के लिए। अच्छा जी, गैस क्या होता है? हाँपना, सांस लेना, दम भरना, सांस खींचना, ये जो हम आहसी भरते हैं ना, अ सडन शॉर्ट इनटेक ऑफ ब्रेथ, ठीक है जी, इन अ शॉकिंग और सरप्राइजिंग वे, दैट इज कॉल्ड गैस, गैस्पिंग फॉर एयर। जब आपको मतलब सांस नहीं है, कोरोना में नॉर्मली हो जाता है, वन इज ट्राइंग टू हैव द ऑक्सीजन या टेकिंग, मतलब आप कह सकते हैं कि वो सडन इनटेक ऑफ ब्रेथ करता है, तो दैट इज बेसिकली गैस्पिंग। अब ये कह रहा है कि दे आर गैस्पिंग, दे गैस्प इन astonishment एट न्यूज। बाज़ औक़ात हैरानी में भी हम एक वो लंबा सा सांस भरते हैं, तो दैट इज गैस्पिंग। इसी तरह से शी गैस्प इन हॉरर, डर के भी आप मतलब वो आहसी भरते हैं। एज द कार स्पन आउट ऑफ द कंट्रोल, ही क्लच्ड हिज हार्ट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। उसको हार्ट अटैक होने लगा तो उसने अपना दिल यूं पकड़ लिया। शी वाज गैस्पिंग फॉर एयर। नाउ दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। याद रखें जो वोकैबुलरी 20 नंबर की है ना, वो रटा नहीं लगाना, वो इस तरीके से तैयार करनी है। उसके बाद हमारे पास अगला वर्ड है जी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कहते हैं तहरीक देना। तहरीक देने का मतलब है मैं आपको प्रॉम्प्ट कर रहा हूं जी, आप से करो, मैं आपको तहरीक दे रहा हूं, मैं आपको उकसा रहा हूं, ठीक है। दूसरा प्रॉम्प्ट का मतलब होता है वक्त पे करना, ठीक है जी। दिस वाज प्रॉम्प्ट एक्शन, मतलब आप उस फलां ने फौरी एक्शन लिया। प्रॉम्प्ट एक्शन वाज रिक्वायर्ड एज फायर स्प्रेड। प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ इनवॉइस वुड बी अप्रिशिएटेड। ये स्टोर्स पे लिखा होता है जनाब, फौरी तौर पे पेमेंट करें। His remarks prompted a lot of discussion. उसके remarks ने बहुत सारी discussion को तहरीक दी या उकसाया। What prompted him to leave? What prompted you to prepare for this very exam? Dilatory होता है ताखीर करना। Government has been dilatory in dealing with the problems of unemployment. British institutions have been dilatory in cutting the credit charges. वगैरह। उसके बाद डस्की। डस्की होता है स्याही माइल, ये जो मतलब आपका somewhat dark or soft in color, dim or shadowy color, that is called dusky. In autumn, leaves turn dusky red. He was walking down the road one dusky Friday evening. ठीक है जी, ये इससे रिलेटेड नहीं है सेंटेंस। उसके बाद है जी बिगट। बिगट से है ये बिगट्री, कट्टरपन, हठधर्मी। आप समझते हैं जी आई एम राइट, दैट इज योर बिगट्री एटीट्यूड। वी मस्ट नॉट स्टैंड आउट अगेंस्ट बिगट्री। अब बच्चों 5 वर्ड हमने लिखे हैं, तो इन 5 वर्ड की आपने एक स्टोरी बनानी है छोटी सी। ये गैस, आह भरना, सांस लेना, प्रॉम्प्ट फौरी एक्शन लेना, डायलेटरी जो है देर से करना, ताखीर करना, डस्की आपको बताया, स्याही माइल, बिगट्री जो है दैट इज बेसिकली बिगट से वर्ड है कट्टरपन होना, हट धर्मी रखना। अब जो राइटिंग स्टाइल में मैंने बताया ना कि जी आपने कन्वेंशन यूज करनी है, या लैंग्वेज पे आपको अबूर होना चाहिए। स्टार्ट में मैंने कहा जी पैडिंग नहीं करनी है ऐसे में। तो पैडिंग कैसे नहीं करनी, कुछ टेक्निक्स हैं जो प्रेसी राइटिंग आपको सिखाएगी कि किस तरह एक बहुत बड़े आइडिया को आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इन्हीं 5 वर्ड को यूज करते हुए मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया। Opposition was gasping in surprise at the moral victory of PTI in general elections 2018. They blamed PTI for rigging. This prompt response, फौरी जो response था of opposition leaders is not a new phenomenon in Pakistan. This bigotry attitude of Muslim League Noon at the moment is further weakening their position in domestic as well as international politics. Now dilatory tactics in cabinet formation are being used by
the court is concerned. ये उस वक्त की बात है जब जनरल इलेक्शन हुए थे पिछले ना, उस वक्त ये पैराग्राफ लिखा गया था. उसके बाद, in this way the political career of our ruling elite presents a dusky picture with reference to the strengthening the country. अब ये पांचों वर्ड इसमें इस्तेमाल हुए. मैं इसी पैराग्राफ को शॉर्ट करता हूं, इसकी प्रेस ही करता हूं दूसरे लफ्जों में. Owing to prolonged illness, his face was turned dusky yellow, but he was gasping in surprise at the prompt response from the medical rep at the hospital without dilatory tactics for his early recovery. This led him to change his notions and bigotry that doctors are not cooperative. Short हो गया जी. इन्हीं पांच वर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम इसको वन लाइनर में लेके आए. After defeat in general elections, religious bigotry with dusky pale faces is gasping in surprise on this upset and is trying their best to use dilatory tactics concerning cabinet formulation. ठीक है जी. So ये टेक्निक है, आपने वोकैबुलरी को किस तरह से लेके आना है. बट थोड़ा सा ही मतलब ये आपको मुश्किल अभी फिलहाल लग रहा होगा, लेकिन अभी हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म पे आते हैं. और आज का हमारा एसे राइटिंग का जो इंट्रोडक्शन है, उसका टॉपिक है जी पॉवर्टी. पॉवर्टी इज द टॉपिक. इस पे पहले हम एक छोटी सी डमी आउटलाइन बनाते हैं. आउटलाइन बनाने से पहले छोटी सी एक टिप आपको दूं कि यार देखो, कोई भी टॉपिक आता है आपके सामने, आपने क्या करना है. और हाँ यार, ये सेशन जो है ना, ये बिल्कुल फ्री नहीं है. कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं जी, सेशन ये फ्री है, क्लास भी ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जी सेशन फ्री है. इसकी फीस है जनाब, बिल्कुल फीस है. और फीस ये है कि हर बंदा इसको अपनी वॉल पे शेयर करेगा. अभी आई एम वेटिंग, इफ यू गाइस आर वाचिंग ऑन योर फेसबुक, सो इसकी बेटे यही फी है. आप अपनी इसको वॉल पे शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जितने नीडी स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस. ठीक हो गया जी. तो ये आपकी जनाब है. अच्छा है यार, कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है, कोई भी मतलब किसी भी इशू के ऊपर आपको कहा जाता है लिखो, करप्शन है वगैरह वगैरह, याद रखो सबसे पहले आपने उस टॉपिक की एलैबोरेशन पे देखना कि ये टॉपिक क्या है. इफ इट इज द सिंपल, दो तरह की चीजें होती हैं. एक सिंपल टॉपिक मतलब जैसे पॉवर्टी, करप्शन, एक स्टेटमेंट होती है, करप्शन इज द मेजर हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है जी, करप्शन इज द मेजर हर्डल इन द वे ऑफ गुड गवर्नेंस. ठीक है, तो एक ये होते हैं. आपने अगर सिंपल टॉपिक है, तो चूंकि हमने एसे को रेमो करम पे नहीं छोड़ना, बाकी सब्जेक्ट की जो वो तैयार हो जाएंगे तो हम जनाब ऐसे लिखना सीख लेंगे. इट्स नथिंग लाइक दैट. हम इसको एज अ सब्जेक्ट लेके चलेंगे और इसको एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट तैयार करेंगे, और इसके बाकायदा नोट्स हम खुद तैयार करेंगे, और हम 15-20 ऐसे तैयार करेंगे फुल लेंथ. ठीक है, उन 15-20 ऐसे का मतलब ये है कि एक ऐसे की हमारी सिर्फ जो मतलब आप कह लें कि जी आइडियाज या पॉइंट्स होंगे, वही 10-10, 15-15 पेजेस में होंगे. तो जब हम पेपर में जाएंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी, हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं जी, हमें आता कुछ नहीं है, टॉपिक सिलेक्शन में बड़ी हम इशू हो रहा है. तो भाई टॉपिक सिलेक्शन में तब इशू होगा जब आपको आता ही कुछ नहीं है. अच्छा, सबसे पहले एलैबोरेशन आपने देखनी है, फिर उसके अगर टाइप्स इफ एनी, उसके बाद उसके बिहाइंड काजेस. अगर वो इशू है तो कोई ना कोई उसके पीछे काजेस होंगे. अगर वो सक्सेस हो तो उसके सक्सेस के पीछे फैक्टर्स होंगे, कोई ना कोई फिर भी रीजंस होंगी. उसके बाद अगली बात ये होती है कि हमने इम्पैक्ट्स देखने होते हैं, फिर हमने सॉल्यूशंस की तरफ जाना आता है. सॉल्यूशंस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये हमारे थिंकिंग पैटर्न्स हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं. रिसर्च मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में कि आपने मतलब कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे क्या होता है और रिसर्च बेस्ड ऐसे क्या होता है, और हमने रिसर्च किस तरह से करते हैं. तो आज आपके समझाने के लिए ये पहला हमारा रिटन एक्सप्रेशन का लेटर है या लेक्चर है, जिसको हम अभी आपके सामने करते हैं. तो टॉपिक इज द पॉवर्टी. अब बहुत सारे ये बड़ा ऑर्डिनरी सा टॉपिक होगा, लेकिन बेसिकली चूंकि हमने बाकी सारे बच्चों को लेकर साथ चलना है, तो हमने बेसिक
स्टार्ट करेंगे ताकि आपका बाकायदा तौर पे लर्निंग। याद रखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है कि जब आजकल स्टाइल चला हुआ है कि टॉपिक के नीचे एक दो लाइनें लिख देते हैं जी, ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट। ऐसे जुबान ने, जो अंग्रेजी जुबान मतलब जानते हैं, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो अपने रूल्स में ये बात जरूर लिखते कि जी आउटलाइन से ऊपर जो है आप ये एक दो लाइनें लिख दें जो कि एज अ थीसिस स्टेटमेंट एक्ट करें। बट इट्स नथिंग लाइक दैट, मुझे नहीं कहीं पे मिला। हाँ, हम अपनी आसानी के लिए जरूर कर लेते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। एग्जामिनर की आसानी के लिए जी उसको पता चल जाए मैं सही लिख रहा हूँ गलत, हाँ बिल्कुल राइट, वेरी राइट, ये टेक्निक चली हुई है एक। लेकिन होता क्या है, आप अगर टॉपिक से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आपने पहली लाइन में एग्जामिनर को बता दीजिए मैं ये लिखने जा रहा हूँ, तो वहीं पे हो सकता है आगे पढ़े। एटलीस्ट उसको यार अपने इंट्रोडक्शन तक लेके आओ, इंट्रोडक्शन पढ़े। इंट्रोडक्शन में इस तरह से लिखो कि वो आपकी बॉडी को थोड़ा सा पढ़े ताकि आपको कुछ नंबर दे जाए। उसने आपको कॉल करके नहीं पूछना कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, वो वही पढ़ेगा जो उसको समझ आएगा आपके रिटन एक्सप्रेशन से। अब पॉवर्टी, सबसे पहला जो याद रखें आउटलाइन का वर्ड होता है दैट इज इंट्रोडक्शन। नॉर्मली इसके नीचे कोई नहीं चीज होती, बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर एसे। उसके बाद हम अगर पॉवर्टी है तो इसकी हम ले लेते हैं। बाज़ बच्चे लिखते हैं डेफिनेशन, चूंकि हम थोड़ा सा हाई लेवल पे उसको लेके चलेंगे तो हम यूं लिख लेते हैं, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। ये एलेबोरेशन होगी इसकी। उसके बाद हम लिखेंगे जनाब टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ये टाइप्स बहुत ज्यादा होंगी भाई, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सो मैनी। लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा इसके लिए। उसकी वजह यह है कि जस्ट एक छोटी सी आउटलाइन लिख के आपको समझाना है, फिर आपको असाइनमेंट देंगे, वो असाइनमेंट हम मार्क करेंगे, चेक करेंगे। एवेल्युएशन के बाद ग्रेजुअली ये तो छोटे पैराग्राफ से बड़े और आहिस्ता आहिस्ता हम कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स की तरफ हैं। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी काजेज ऑफ पॉवर्टी। दिल्ली, अच्छा जी आवाज आ रही है सारे लोगों को? कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। काजेज ऑफ पॉवर्टी के बाद हम अगली बात दो तीन काजेज लिखेंगे ताकि हम कुछ अपने छोटे से इंट्रोडक्शन का पेट कर दें। लैक ऑफ जस्टिस, फिर मैं कहता हूं जी लीडरशिप क्राइसिस, मैं कहता हूं जी इलिटरेसी, अवर्जन फ्रॉम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। फिर मैं लिखता हूं जी इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स में सोशल अनरेस्ट है जी, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। अब सजेशंस पे आते हैं। ये बिल्कुल बच्चों वाला ऐसे है, बिल्कुल छोटी सी आउटलाइन जो समझाने के लिए, आप इसको एज अ डमी ऐसे लें। वो मैं भी दिखाऊंगा जो बड़ी आउटलाइंस हैं या स्टेटमेंट है उनको किस तरह से लेके चलना है, बस ये समझाने के लिए जरूरी है यार। अच्छा जी, इम्प्रूव द लिटरेसी रेट, adhere to the Islamic economic system। और उसके बाद हमारा कंक्लूजन।
अब स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब ये देखें, ये चीजें ना तरतीब के साथ चल रही हैं। ये काजेज ऑफ पॉवर्टी, थोड़ा सा ना इसको टैब दिया है नेक्स्ट, तो आप राइटिंग में भी आपने ये दे सकते हैं, पेपर के ऊपर भी। ये इम्पैक्ट्स को शो कर रहा है, ये सजेशन को शो कर रहा है, ये एक तरतीब है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है आइडियाज को। अब याद रखो कि हमारा जो पहला पॉइंट था, जिसको हमने कहा था कि जी थीसिस स्टेटमेंट, जो एक निगमा बना हुआ है, अब थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इस ऐसे में किस तरह से हम बनाएंगे। मैंने बताया था यार, थीसिस स्टेटमेंट इज नथिंग न्यू थिंग, नथिंग enigmatic kind of idea. This is basically the stance, this is basically the direction, this is basically the dimension in which you are going to write. किस तरह से आप टॉपिक को डिफाइन करने जा रहे हो, किस तरह डिफेंड करने जा रहे हो अपने आइडिया को, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस स्टेटमेंट के लफ्ज से ना डरें, आप यूं समझ लें यार मैं जो चीज साबित करने जा रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में लिखने जा रहा हूँ, वही बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट। अब गुर्बत क्या है जी? गुर्बत पूछा गया आपसे, ये नहीं कहा गया जी पॉवर्टी इज दी मेजर काज ऑफ बैड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। ये नहीं कहा गया जी पॉवर्टी लीड्स टू डिसबिलीफ। अभी स्टेटमेंट नहीं दी गई, अभी सिर्फ कहा गया यार गुर्बत के बारे में मुझे बताओ। एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है गुर्बत के बारे में बताओ। अब आपने पॉवर्टी के बारे में बताना है। एक बच्चा कहता है जी ये जनाब वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेंस है, एक बच्चा कहता है नहीं, क्योंकि ये ओपन टॉपिक है, तीन चार वेज से हम इसको लेके चल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपका जो एसे है वो उसके आंसर की सारी डायमेंशन जो है आपने एलेबोरेट करनी है। एक कहता है जनाब वर्ड काइंड ऑफ वायलेंस, एक कहता है जी मदर ऑफ ऑल इल्स है, एक कहता है जी ये बहुत बड़ी एक ईवल है जो इंसान को कुफर तक ले जाती है। एक बच्चे मतलब ये चार पांच आप एंगल्स बना लेते हैं, ठीक है। आप कहते हैं जी कुछ का ख्याल है ये इस तरह से, कुछ का ख्याल है ये इस तरह से। तो ये जो ख्याल है, ये जो चीज है, ये कहाँ पे है आपकी आउटलाइन में? फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। याद रखें, योर आउटलाइन मस्ट बी सिंक्ड विद योर इंट्रोडक्शन, तब जाके बात बनेगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन में चीजें और लिखी हुई हैं और आपकी आउटलाइन में जनाब और ही कोई मामला चल रहे हैं, तो फिर पास करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसका लिखना स्टार्ट करते हैं, दो तीन तरह से इसको लिखेंगे, लेकिन अभी एक सिंपलेस्ट फॉर्म, एक जो मतलब चलती है वो ये है कि हम कहते हैं जी the lexical meaning of poverty is state of being extremely poor। गुर्बत क्या है जी? ये आप एलैबोरेट कर रहे हो चीज को, यू आर एलैबोरेटिंग दिस थिंग, ठीक है जी। कहाँ से आपने ये एलैबोरेशन सीखी है जी? आपकी चूंकि आउटलाइन में ये चीज दी हुई है, सो दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू राइट। कहाँ पे जी? फिलोसफी। ये अभी हम फिलोसफी पे आए हैं। अब फिलोसफी क्या है? कॉन्सेप्ट कह लें, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? फिलोसफी अगर मुश्किल लग रहा है तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। लेक्सिकल मीनिंग क्या होता है यार? लेक्सिकल मीनिंग होता है डिक्शनरी का मतलब। 10-12 टॉपिक्स का हम मतलब जो है वो स्टेटमेंट्स डिक्शनरी से उठा सकते हैं, टू मेक योर राइटिंग स्टाइल मोर पिथी, मोर अट्रैक्टिव, टू टेल योर एग्जामिनर के यार नहीं आपको कुछ ना कुछ लिखना आता है, रेदर गोइंग फॉर द स्टोरीज एंड जम्बल्ड आइडियाज के आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाते थे। अगली बात हम क्या करते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी को दुनिया में किस तरह से लिया जाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी को आप क्या समझते हैं, लोग क्या समझते हैं? चूंकि टॉपिक ओपन है, इसका थोड़ा सा कैनवस ब्रॉड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास बॉडी ऑफ ऐसे में डिस्कशन का रूम ज्यादा बनता है, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे में थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। लेकिन पहले हम ये लिखना सीखेंगे, देन वी विल मतलब शिफ्ट टू दी स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे, लेक्सिकल मीनिंग। उसके बाद मैं कहता हूं जी different schools of thought have
elaborated poverty in their own fashion. बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हुए हैं, बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स हुए हैं। अब इस इंट्रो की विंडो में आप एग्जामिनर को क्या दिखाने जा रहे हैं कि मैं अपनी बॉडी ऑफ ऐसे में ये लिखूंगा कि पॉवर्टी मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट के नजदीक क्या है। ठीक है, तो ये आपका 1 पैराग्राफ आगे जाके बॉडी में बन जाएगा। इज इट क्लियर? मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूं, यहीं पे बता देता हूं कि जी ये फिलॉसफी क्या है। मैं कहता हूं जी some of the intellectuals, screen clear है ना, out of the opinion that destitution refers to state of inferiority in terms of economy. अब आपने बता दिया कि मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट का इस पे मुख्तलिफ ओपिनियन है। एक उनमें से जो कुछ मतलब स्कॉलर्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका ख्याल है कि यार इकोनॉमी की टर्म्स में ना, मतलब पैसा ना होने की सूरत में जो चीज सामने आती है दैट इज पॉवर्टी। डेस्टिट्यूशन इज बेसिकली द सिनोनिम ऑफ पॉवर्टी। एक मैं अभी बताऊंगा आपको कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज, रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस ये अवॉइड करने हैं आपने, कुछ सिनोनिम हमें देखना पड़ेगा। तो कुछ का ख्याल है जनाब कि जो पैसा है ना इकोनॉमी के टर्म्स में, अगर हम इंफीरियर हैं, हमारा जनाब हालात बुरे हैं, वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन भी आप मतलब दे सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पॉवर्टी ये है। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे जी येट अनदर group of scholars take it as a socio-cultural issue. कुछ का ख्याल है, दूसरे जो है ना वो कहते हैं ये सोशो कल्चरल इशू है। यार सोशो कल्चरल इशू कैसे है? अब देखो यार, अब मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं। मैं कहता हूं महात्मा गांधी हैज rightly said that poverty is the worst form of violence. गांधी साहब ने ये बता दिया है कि जनाब ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है। अब 3 चीजें यहां से आपने देखनी है। हमारी आउटलाइन में हमने पहला पॉइंट उठाया था और इस पहले पॉइंट को ही हम लेके चल रहे हैं फिलॉसफी को। अगर तो ये सिंगल टॉपिक होता या आप कह लें कि जी ये सिंगल लाइन मतलब स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे होता तो हम इसका थोड़ा सा और फैशन लेते। ये फिलॉसफी है, वी हैव टू ब्रॉड द कैनवस फॉर डिस्कशन ऑन द गिवन टॉपिक। हम कैनवस को कैसे ब्रॉड कर रहे हैं? हमने जनाब हमारे पास रूम ये है कि एक तो हमने इसकी स्टेट ऑफ पॉवर्टी की नंबर 1 बता दिया है कि एक्सट्रीमली पुअर होने को कहते हैं। स्कूल्स ऑफ थॉट का हमने बता दिया कि एक तो ने तो कह दिया जी इन टर्म्स ऑफ अगर हमारे पास पैसे कम है तो ये गुर्बत है। दूसरों का ख्याल ये है कि जनाब ये एक सोशो कल्चरल इशू है। गांधी साहब ने कहा है कि दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ये हमने क्या किया कि बेसिकली ये आइडियाज मिलाकर ही आपकी क्या बना रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट।
वजह क्या है? आप एग्जामिनर को ये बताने जा रहे हो गुर्बत बहुत गरीब होने का नाम है, और इकोनॉमी की टर्म्स में अगर आप गरीब हैं तो ये गुर्बत है। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ये सोशो कल्चरल इशू है और गांधी के मुताबिक वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है। अब आपने ये एक डायरेक्शन पकड़ी है, ठीक हो गया जी। इसी को आपने पूरे ऐसे में साबित करना है कि ये कैसे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी अगर आप इंफीरियर हूं तो आप पॉवर्टी, मतलब अंडर पॉवर्टी कंसिडर किए जाते हैं। सोशो कल्चरल इशू पॉवर्टी किस तरह से है और वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस किस तरह से है, ये चूंकि ओपन टॉपिक था तो हमने इसका कैनवस ब्रॉड करके अपनी डिस्कशन को का कोर्स ऑफ एक्शन ये लिया। इज इट क्लियर जी बच्चों? अब हम आउटलाइन का नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, टाइप्स। टाइप्स चूंकि मैंने लिखी कोई नहीं, अगर लिखता तो मैं एक दो लाइनें उसमें इंप्रूवमेंट डाल देता। हम इस काजेस पे आ जाते हैं। अब बेटे दो दो तीन स्टाइल हैं लिखने की। एक स्टाइल तो ये है कि हम इसको इस तरह से लिखें, मैंने शायद यहाँ पे मेंशन किया था ऊपर कहीं, ये देखें जी। थीसिस स्टेटमेंट मैंने कहा था जी एक पार्ट है हमारे ऐसे का जो हमने अभी देख लिया। अब सेंसिटाइजेशन ऑफ आइडिया, इंट्रोडक्शन के तीन पार्ट्स मैंने बताए। ये बेसिकली आप उस टॉपिक की अहमियत बताते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब पॉवर्टी की इंपॉर्टेंस कैसे बताएंगे जी आप, क्या वे आउट आप इस्तेमाल करेंगे? एक दो लाइनें, मतलब सेकंड फेज में हम इसकी इंपॉर्टेंस पे लिखेंगे। कौन कौन सी हैं जी? हम कहते हैं जी हिस्ट्री से उठा लेते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम हिस्ट्री that the nations gripped by this social evil have never prospered. In contrast, the countries that have eradicated this issue, that have addressed this issue are known as the developed nations in international arena. ये बेसिकली क्या किया है, एक वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव बता दिया है कि पॉवर्टी, गुर्बत का इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल वर्ल्ड में या इस मतलब दुनिया में क्या है। तो कहता है जी हिस्ट्री से बात साबित है कि जो गुर्बत का शिकार रहे हैं ना उन्होंने तरक्की नहीं की कभी। और ऑन दी अदर हैंड जिन कंट्रीज ने इसको एड्रेस किया है आज उनको दुनिया जनाब बड़ी पावर्स या डेवलप्ड वर्ल्ड के नाम से जानती। ठीक हो गया। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे आए आप पहले। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड स्पेशली South Asian states are faced with this pervasive evil. Unfortunately, Pakistan is not an exception to it. अब पाकिस्तान तक ले आए, पहले आपने डिफाइन किया इसको, मतलब इसका एलैबोरेट किया,
फिर दुनिया वर्ल्ड वाइड सूरत हाल देखी, फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का बताया, फिर पाकिस्तान पे ले आया। अब अगली बात ये है कि दो स्टाइल यहाँ पे हमें चीजों के मिलेंगे, सेंसिटाइजेशन ऑफ आइडिया भी हो गया, थीसिस स्टेटमेंट भी होगी। अभी बात है जी टाइप्स और काजेस की। टाइप्स और काजेस का एक तरीका कार तो ये है कि आप लिखें कि एज फार एज causes of poverty are concerned, these include, ये जो आपने यहाँ पे अपनी आउटलाइन में दी हुई हैं, इन्हीं को आपने उठा लेना। लैक ऑफ जस्टिस, लीडरशिप क्राइसिस, अवर्जन फ्रॉम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इलिटरेसी, ये एक है। दूसरा हम इसको सिंगल लाइन में लेके आएंगे। दीज इंक्लूड lack of justice, leadership crisis, illiteracy, and aversion from Islamic economic system। ये जनाब ऑफ द आउटलाइन हमने तीसरा पार्ट पढ़ा। जैसा कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट, ये आपका सेंसिटाइजेशन ऑफ आइडिया, आइडिया को आपने सेंसिटाइज, इसकी अहमियत बताई। ये आपका स्टार्ट हो गया जनाब ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ आउटलाइन। आउटलाइन में आपने यही चीजें बताई थी ना, इंक्लूड लैक ऑफ जस्टिस, लीडरशिप क्राइसिस, इलिटरेसी, अवर्जन फ्रॉम इस्लामिक इकोनॉमिक्स। एक तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फॉर द बिगिनर्स, लेकिन इसको हम वन लाइनर में भी लेके आ सकते हैं। वन लाइनर में मैं कैसे लेके आऊंगा? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि हमारे लिए इजी हो। मैं कहता हूं जी देयर आर several responsible factors relating to governance and policies that are adding to poverty in Pakistan। ये पाकिस्तान की नाम भी करें, that is adding to the poverty। अब यहाँ पे दो चीजें चेक करें। There are several responsible factors। मैंने causes को responsible factors से रिलेट कन्वर्ट कर दिया। Relating to governance and policies, governance and policies, आप मुझे बताएं जो जस्टिस है ये जुडिशरी से रिलेटेड है, लीडरशिप आपकी पॉलिटिक्स आ जाती है, लिटरेसी दैट इज आल्सो योर मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक सिस्टम को लागू करना, ठीक है जी, ये पॉलिसी है। तो ये इन वाइडर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये सारी चीजें बेसिकली जो चारों हैं ये पॉलिसी और गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो मैं कह सकता हूं कि जी गुर्बत या पॉवर्टी के पीछे जो काजेज हैं वो गवर्नेंस और पॉलिसी लेवल पे फ्लॉज हैं जो पॉवर्टी को इनहेंस कर रहे हैं। बात क्लियर है? ये पैराफ्रेजिंग या इस तरह से वर्ड की रिप्लेसमेंट, अभी पैराफ्रेजिंग हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम आइडियाज को लिखते हैं और हमें अपेरेंटली पता ही नहीं चलता कि जी ये आउटलाइन में चीज है और इधर नहीं है, लेकिन हम उसको इन वर्ड्स में एम्प्लॉयड मीनिंग में लेके आते। बात क्लियर है? इसका मैं वही कलर कर देता हूं जो हमने ऊपर अपनी आउटलाइन के साथ किया। अब अगली बात आती है इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स को हम और कलर दे लेते हैं ताकि एंड पे हमारा समराइज करना इजी हो। ये इम्पैक्ट्स हैं जी, सोशल अनरेस्ट,
अब एक तो ये तरीका कार हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्या करूं, यूं लिखूं कि as a result of poverty, या poverty results in social unrest, unemployment and socio-economic backwardness। ये तो सिंपलेस्ट वे है जो यहाँ पे हमारे पास था, तो हमने इसी को फिक्रे में तब्दील कर दिया। पॉवर्टी रिजल्ट्स इन या इम्पैक्ट्स ऑफ पॉवर्टी आर सोशल अनरेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड। अब इसको मैं एम्प्लॉयड मीनिंग में किस तरह लेके आ सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, जो मतलब एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में मतलब हम कह सकते हैं। मैं कहता हूँ जी, दिस रिजल्ट्स इन दिस रिजल्ट्स इन द डायर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर स्टेट एंड सोसाइटी। अब स्टेट एंड सोसाइटी कहाँ आ गया जी यार, ये मतलब जो सोशल अनरेस्ट है स्टेट के लिए आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है जी। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी सोसाइटी के लिए इश्यू है, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज आल्सो योर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और स्टेट और सोसाइटी दोनों के लिए एक इशू है। तो मैंने इसको चेंज करके वो लिख दिया है कि दिस रिजल्ट्स इन डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द स्टेट एंड सोसाइटी। अब जो आपका ये कंक्लूजन पार्ट होता है, ये सजेशंस पार्ट होता है, इसको नॉर्मली हम बहुत ज्यादा वो एलैबोरेटिव नहीं लिखते अपने इंट्रोडक्शन में। इसके लिए सिंपली हम मतलब एक ओपन एंड देते हैं, होप के ऊपर छोड़। हम कहते हैं इसमें कोई मतलब शक नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हम इसको फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इसको एड्रेस किया जा सकता है। ये कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूँ there is no blinking the fact that poverty is mother of all ills and is an ever increasing phenomenon. But by adopting pragmatic measures, it can be resolved. अब देखो यार, आपके आउटलाइन का हर पार्ट आपके इंट्रोडक्शन में मौजूद है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे। अगर ये आखिरी सेंटेंस मैंने थोड़ा सा इसको कोलैबोरेटिव किया है, ज्यादा इस तरह से लिखा है कि आप यहाँ पे देखें कि पॉवर्टी इज मदर ऑफ ऑल इल्स एंड एन एवर इंक्रीजिंग फिनोमेनन। आपकी ये भी एक डायमेंशन बन सकती है, क्योंकि आजकल मतलब एक ये भी स्टाइल है कि आप स्टार्ट में अपना थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखते, स्टार्ट में आप जस्ट आर्गुमेंट बिल्ड करते जाते हो और आखिर में एक लाइन लिखते हो जो आपके काइंड ऑफ थीसिस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हो। मदर ऑफ ऑल इल्स एंड इज एन एवर इंक्रीजिंग फिनोमेनन, तो दैट इज आल्सो योर काइंड ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। ये एक स्टैंस है इसको जिस पे आप फर्दर डिस्कशंस कर सकते हैं। अब मुझे बताएं कि जी ये समझ आ गया आपको या नहीं आया।
तो ये आउटलाइन को इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन के साथ सिंक किया जाए। जी बच्चों, इज इट क्लियर? फेसबुक वाले भी कुछ समझ आ रही है आप लोगों को भी? जी भाई जवानों, फेसबुक वाले खामोशी इख्तियार की हुई है इन्होंने। अच्छा जी, अब मैं आपको एक आउटलाइन दिखाता हूँ ऐसे की। जय, मतलब ये तो एक मतलब डमी टाइप एक छोटा सा समझाने के लिए हमने आपको बताया। वलीस फातिमा बेटे, आपको जब सीएसएस में आप बैठेंगे पेपर में, आपको 24 पेजेस की एक शीट दी जाएगी, आंसर शीट। उस आंसर शीट का जो लास्ट पेज होता है वो रफ वर्क के लिए होता है। याद रखें, कभी भी लेड पेंसिल से उस पर रफ वर्क नहीं करना। आपने अपनी जो ब्लू बॉल पेन है, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन सिर्फ अलाउड होते हैं, कभी भी रेड या वो दूसरी नहीं इस्तेमाल करनी बॉल पेन किसी और कलर की। ना ही हाईलाइटर इस्तेमाल करना है सीएसएस के पेपर में। आखिरी जो पेज होता है आंसर शीट का, उसके ऊपर आप रफ वर्क कर सकते हैं और आखिर में उसको क्रॉस करके आपने आना है। ठीक है जी? तो वो रफ वहां पे बना सकते हैं, और पेपर के पहले पेज के ऊपर जहां से आपने ऐसे राइटिंग स्टार्ट करनी है, वहां पे एक मतलब तकरीबन 1.5 पेज की आउटलाइन होनी चाहिए पहले, और उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है जी? एक्स्ट्रा शीट मिलती हैं जी, जितनी मर्जी आप बेशक 50 एक्स्ट्रा शीट लगाएं, लेकिन ऐसे राइटिंग में आप मैक्सिमम 2-3 एक्स्ट्रा शीट लगा सकते हैं मैक्सिमम। आप कितना लिखेंगे? 24 शीटें तो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, आप 30 या 40 पेजेस लिख लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखते।